बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम टॉपिक 4.7 मोल एंड मोलर मैथ्स को डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, इमेजिन करें कि आपको कहा जाए कि आपने सैंड की जो पार्टिकल्स है ना उनको काउंट करना है, तो क्या आप उन्हें काउंट कर सकते हैं? डेफिनेटली नो, क्योंकि ये इम्पॉसिबल है। सैंड की जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत छोटे और बहुत ज़्यादा होते हैं और इन्हें काउंट करना डिफिकल्ट होता है। सो दिस इज एग्जैक्टली द प्रॉब्लम जो कि केमिस्ट फेस करते हैं विद द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं और इन्हें डायरेक्टली काउंट करना इम्पॉसिबल है। टू सॉल्व दिस मिस्ट्री, केमिस्ट्री इंट्रोड्यूस वन पावरफुल आइडिया दैट चेंज एवरीथिंग एंड दैट इज मोल। सो हमारा आज का टॉपिक भी मोल एंड मोलर मैथ्स है। टॉपिक 4.7 मोल एंड मोलर मैथ्स। सो एवोगैड्रोस नंबर क्या होते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर होते हैं केमिस्ट्री के अंदर, और उसकी वैल्यू इक्वल होती है 6.022 इंटू 10⁻23 के। अच्छा, ये जो नंबर्स होते हैं ना, ये हमें बताते हैं हाउ मैनी पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस का जो 1 मोल है ना, उसमें कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो पार्टिकल्स होते हैं ना, ये एटम, आयंस और मॉलिक्यूल्स कुछ भी हो सकते हैं, नो मैटर व्हाट द सब्सटेंस इज। लेकिन 1 मोल ऑलवेज कंटेन द सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब 1 मोल क्या होता है? इज सिंपली अ काउंटिंग यूनिट। जैसे कि डोजन, कोई भी चीज़ है जो कि डोजन है, तो इसका मतलब इसमें 12 आइटम्स हैं। इसी तरह ग्रॉस में 144 आइटम्स होते हैं, बट इट इज़ यूज फॉर एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स। अब जो मोल है ना, ये यूज़ होता है बहुत ज़्यादा छोटे पार्टिकल्स के लिए, लाइक एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड आइंस। सो ये जो डिफरेंस है ना, इस द mole is used to count extremely small particles that atoms and molecules। लेकिन जब भी हम 1 मोल की बात करते हैं ना, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, तो हमें मस्ट स्पेसिफाई द टाइप ऑफ पार्टिकल्स इन्वॉल्व। हमें स्पेसिफाई करना होता है कि कौन से पार्टिकल्स हैं, आइदर एटम्स, आइंस एंड मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट स्लाइड पर आए तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल हैं। अच्छा, अगर 1 मोल ऑफ कार्बन की बात हो रही है, तो इसमें 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स, तो इसमें अगर 1 मोल ऑफ कार्बन की बात हो रही है, तो इसमें 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे, और इसका जो मैस है ना, वो 12 ग्राम होगा, और ये मैस हमें पीरियोडिक टेबल से पता चलता है। सिमिलरली अगर 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है, सिंगल ऑक्सीजन ऑक्सीजन एटम होता है, लेकिन अगर 2 ऑक्सीजन है तो वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल गैस की फॉर्म में होंगे। सो इसमें भी हमारे पास 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं। अच्छा, जहाँ पर भी 1 मोल की बात आएगी ना, वो एवोगैड्रोस नंबर के इक्वल होगा। सो ऑक्सीजन का जो मोलर मास होता है वो 32 ग्राम होता है, सिंगल ऑक्सीजन का 16 होता है, एंड अगर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है तो उसका 32 ग्राम होगा, और ये भी हमें पीरियोडिक टेबल से पता चलता है। उसी तरह अगर 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड होगा, तो ये भी इक्वल होगा एवोगैड्रोस नंबर के, एंड इसका जो मैस है वो होगा 58.5 ग्राम, एंड ये मैस में पीरियोडिक टेबल से पता चलता है। द मैस ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड इट्स मोलर मैस। जो मैस होता है ना 1 मोल ऑफ सब्सटेंस का, उसको हम मोलर मैस कहते हैं, और ये हमें पीरियोडिक टेबल से पता चलता है। अब मोलर मैस हाइड्रोजन एटम यानी सिंगल हाइड्रोजन एटम का है, तो वो है 1.008 ग्राम पर मोल। लेकिन अगर मोलर मास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का है, यानी कि 2 हाइड्रोजन है, तो होगा 2.016 ग्राम पर मोल। सो नेक्स्ट स्लाइड पे अगर हम आए, तो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं अंडरस्टैंडिंग केमिकल इक्वेशन यूजिंग मोल कंसेप्ट। सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक रिएक्शन है। सो इस रिएक्शन में क्या है कि एक केमिकल इक्वेशन ना सिर्फ हमें ये नहीं बताती कि विच सब्सटेंस रिएक्ट एंड विच सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, क्या चीज़ें रिएक्ट कर रही हैं और क्या उसके रिजल्ट में बन रहा है। ये हमें बताती है मोल रेशियो एंड मैस रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स। अब एक इक्वेशन है, उसको हम कंसीडर करते हैं कि 2 कार्बन एटम एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करते हैं, तो इसके रिजल्ट में हमारे पास 2 कार्बन मोनोऑक्साइड बनते हैं। 2 moles of carbon atom react with the 1 mole of oxygen molecule, एंड इसके रिजल्ट में हमारे पास 2 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड्स बन रहे हैं। अब इसमें मैसेज क्या इन्वॉल्व होंगे? 2 मोल्स है ना कार्बन के, तो ये 24 ग्राम होगा, दिस इज द मोलर मैस। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, सो दैट इज 32 ग्राम बिकॉज ऑक्सीजन 2 टाइम्स है, एंड 2 मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड विच इज 56 ग्राम, एंड यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड भी 2 टाइम है। So this show that chemical equation also represent mass relationship and mole ratios. नेक्स्ट स्लाइड पे अगर हम आए,
तो यहाँ पे है इम्पोर्टेंस ऑफ द मोल कंसेप्ट। अब एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली स्मॉल होते हैं और इनको हम काउंट नहीं कर सकते इंडिविजुअली, यानी एक एक करके काउंट नहीं किया जा सकता। सो द मोल कंसेप्ट अलाउ केमिस्ट टू काउंट पार्टिकल्स बाय वेइंग सब्सटेंसेस। यानी कि ये जो मोल कंसेप्ट है ना, ये केमिस्ट को अलाउ करता है कि जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं ना, उनको काउंट किया जाए बाय वेट, उनका वेट करके। दिस मेक इट possible to perform calculations and balance equation and understanding chemical reactions correctly। अब मोलर मास हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? सबसे पहले तो हमें जिस भी कंपाउंड का मोलर मास कैलकुलेट करना है, हमें उसका करेक्ट फार्मूला पता हो। सबसे पहले हम करेक्ट फार्मूला लिखेंगे, उसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे एटॉमिक मास को हर एक एलिमेंट के साथ। जो भी उसका एटॉमिक मास होगा ना, वो एलिमेंट कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है उसके साथ हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे, लास्ट में हम सारी वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे। सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि फर्स्ट एग्जांपल में सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, इसका फार्मूला हमने फार्मूला लिखा, फिर हमने हर एक एलिमेंट के साथ उसका मोलर मास मल्टीप्लाई कर दिया। लाइक हाइड्रोजन 2 टाइम है तो इसका जो मोलर मास होता है वो होता है 1, तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। जो सल्फर है विच इज़ 32 एंड ऑक्सीजन जो है वो 4 टाइम है, एंड ऑक्सीजन का जो मोलर मास है वो 16 होता है। तो सबको मैंने पहले मल्टीप्लाई कर दिया, लास्ट में हमने ऐड किया तो विच इज़ 98 ग्राम पर मोल हमारे पास मोलर मास आ जाता है सल्फ्यूरिक एसिड का। इसी तरह हमने एग्जाम्पल 2 की ग्लूकोज C6H12O6, इसमें हमने हर एक एलिमेंट के साथ उसका मोलर मास मल्टीप्लाई कर दिया, लास्ट में प्लस किया तो 180 ग्राम पर मोल हमारे पास आ जाता है ग्लूकोज का मोलर मास। नेक्स्ट स्लाइड पे अगर आए तो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं केमिकल इक्वेशंस एंड केमिकल रिएक्शंस। सो chemical equation is a symbolic way of representing a chemical change using symbols and formulas। chemical equation क्या है? ये एक symbolic representation है of chemical change using formulas and symbols। अब वो substance जो react करता है उसको हम reactants कहते हैं, और उन substances के वो substances जो react करते हैं और उसके result में हमारे पास कोई भी चीज़ बन रही होती है तो उसको हम product कहते हैं। जो चीज़ आखिर में बननी है हमारे पास लास्ट में, उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। रिएक्टेंट्स जो हैं वो लेफ्ट साइड पे लिखे जाते हैं, प्रोडक्ट्स राइट साइड पे लिखे जाते हैं, और इन दोनों को एरो से जो है ना वो डिफ्रेंशिएट किया जाता है। अब 4 एल्यूमिनियम रिएक्ट करते हैं 3 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स के साथ, उसके रिजल्ट में हमारे पास 2Al2O3 बन रहा है। सो ये जो साइड है ना, ये सारी रिएक्टेंट्स की साइड है, और ये जो साइड है ये प्रोडक्ट की साइड है। यानी कि इन दोनों के रिएक्ट करने से हमारे पास ये वाली चीज़ बनी है, प्रोडक्ट्स बनी, और बीच में एक एरो होता है जो कि रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट से अलग कर रहा होता है। नेक्स्ट स्लाइड पे अगर आएँ तो यहाँ कुछ रूल्स हैं केमिकल इक्वेशंस को लिखने के, कि केमिकल इक्वेशन किस तरह से लिखी जाती हैं। सो ऑल द इक्वेशन मस्ट ओबे लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ एनर्जी। यानी कि एक केमिकल इक्वेशन जो है ना वो लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ एनर्जी को ओबे करती हो। लाइक एटम्स आर नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। उसके बाद जितने भी हमने फार्मूलाज लिखते हैं ना वो मस्ट बी करेक्ट। all the formulas must be written correctly और correct mole ratio must be shown। उसके अलावा डायरेक्शन जो है ना ऑफ द रिएक्शन मस्ट बी क्लियर, और जो फिजिकल स्टेट होती है ना वो जो है वो भी शो करनी ज़रूरी होती है। लाइक जो सब्सटेंस रिएक्ट कर रहा है वो सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है या फिर एक्वस कंडीशन में, और जो प्रोडक्ट आगे बनी है उसकी स्टेट क्या है, वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है या एक्वस। एक्वस मीन्स वाटर। उसके बाद कुछ एग्जांपल हम केमिकल इक्वेशन की डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है, इसमें जो है ना 1 मोल ऑफ जिंक रिएक्ट करता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जो कि 1 मोल ही है, और इसके रिजल्ट में हमारे पास ZnSO4 बनता है जिसको हम जिंक सल्फेट कहते हैं, और वो भी 1 मोल बनता है जिंक सल्फेट, एंड 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस इसके साथ रिलीज हो रही है। अच्छा ये क्या होता है कि इसमें एक चीज़ हम और देखते हैं, वो है रिवर्सिबल रिएक्शन। कुछ रिएक्शंस होते हैं ना वो प्रोसीड करते हैं इन द 2 डायरेक्शंस, और इनको रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं, और ये डबल एरो से शो किए जाते हैं। लाइक नाइट्रोजन ने 3 हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया, इसके रिजल्ट में अमोनिया बना। अब ये अमोनिया वापस दोबारा से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की फॉर्म में भी आ सकता है। लाइक नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन मिलके अमोनिया बनाते हैं, और अमोनिया दोबारा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन भी बना सकता है। सो इस तरह से ये रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं। लास्ट में हम डिस्कस करते हैं एक
और इम्पोर्टेंट चीज़ को। अच्छा, सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट करता है सोडियम क्लोराइड के साथ, और जब जब हमने इन दोनों चीज़ों को मिक्स किया वाटर के अंदर, सो इनके बीच में रिएक्शन हुआ। सोडियम क्लोराइड ने सिल्वर नाइट्रेट ने सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट किया, और सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बना दिया। अब जो सिल्वर क्लोराइड है ना, ये वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होता है, तो ये क्या करता है, ये प्रेसिपिटेट होना शुरू हो जाता है, यानी कि बीकर के अंदर ये नीचे वाइट कलर का सॉलिड बन के नीचे मतलब सेटल डाउन होना शुरू हो जाता है, और ये डिसॉल्व नहीं होता। तो इस तरह के रिएक्शंस को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस कहते हैं, जो कि डिसॉल्व नहीं होते, इनसॉल्युबल होते हैं, और नीचे बॉटम में भी करके सेटल डाउन होना शुरू हो जाते हैं। तो सर यहीं तक था आज का लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। एंड कोई भी क्यूरी हो आपको इस टॉपिक में, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।